दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ेंगे खोरठा भाषा साहित्य का उद्भव एवं विकास का पार्ट 1। ये सिर्फ पार्ट 1 है, कम से कम 10 वीडियो बनेंगे इसके, 10 पार्ट्स, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप देखते रहिए सीरियली, आपको बहुत कुछ, सारे कुछ आपको पता चल जाएगा। अभी हम लोग देखिए खोरठा भाषा उद्भव और विकास में दो चीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इस वीडियो में दो चीज याद करेंगे। काल निर्धारण, जो बड़ा सिंपल है, एकदम सिंपल तरीके से, और किस काल के कौन से कवि है। सिंपल सा एक लॉजिक याद रख लीजिएगा तो आपको आंख मूंद के बता देंगे कि इस काल के ये कवि है। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। ये जेपीएससी सिलेबस का जो पहला लाइन है ना, ये लिखा हुआ है खोरठा भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, पहले हम इसे ही शुरू करते हैं। पार्ट 1 में देखिए हमें क्या देखना, उद्भव। अभी उद्भव ही पढ़ेंगे, विकास तो बाद के वीडियो में आएगा। उद्भव कहाँ से हुआ भाई? हमें ज्ञात जानकारियों के अनुसार सबसे पहला जो खोरठा साहित्य मिलता है वो रामगढ़ राजाओं के द्वारा लिखा हुआ। रामगढ़ राज्य के राजाओं द्वारा, रामगढ़ के राजा द्वारा, कौन? दलेर सिंह के द्वारा। ये पहला ज्ञात है, इससे पहले भी बना होगा तो हमें अभी तक मिला नहीं है। दलेर सिंह, तो इससे क्वेश्चन बन जाती है कि भाई खोरठा भाषा का राजनयिक संरक्षण किस राजवंशों ने दिया था? सिंपल है, रामगढ़ राजवंशों ने दिया था। दलेर सिंह जो बहुत दिनों तक शासन करता है और सबसे प्रतापी राजा में से काउंट होता है रामगढ़ राज्य का। ये अपनी राजधानी रामगढ़ को 1670 में बनाता है। ये सब तो मैं रामगढ़ राज्य वाले वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ, ज्यादा नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो दलेर सिंह ने, इसी को कहा जाता है खोरठा भाषा का पहला कवि। ठीक है, पहला लेखक या पहला उपन्यास जो है, पहला यही है। शिष्ट साहित्य का शुरुआत करने वाला खोरठा साहित्य का यही है। शिष्ट साहित्य किसे कहते हैं? दो, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य। इसका ये डिफरेंट है। लोक साहित्य जो है हमारे पूर्वजों से हमारे मुंह में आ गई है। ठीक है, बहुत सारे चुटकुले हो गए, बहुत सारे कहानियां हो गए, से वही ढाक का 3 पात, ये सब चीज जो है ना सुनते सुनते आए हैं हम लोग। और जो शिष्ट साहित्य है जो सुनते नहीं, हम लिखित रूप में है। लोक साहित्य में कोई भी चीज लिखित रूप से नहीं मिला है, और शिष्ट साहित्य में लिखित जहां पे है, तो ये यहीं से शिष्ट साहित्य की शुरुआत होती है। ठीक है, तो दलेर सिंह बहुत दिन बाद, राजा बनने के बहुत दिन के बाद लिखता है किताब। ठीक है, तो ये पहला किताब इसका 1750 ईस्वी से पता चला है कि 1750 ईस्वी में किताब लिखा है। तो काल निर्धारण इसी तरह, काल निर्धारण जो है हम इस तरह कर सकते हैं। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी, हर एक चीज में। संस्कृत का तो नहीं कर सकते, संस्कृत तो पुराने आदि काल से ही है। तो काल निर्धारण तीन काल में बांटा गया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड घोड़ापहर, बीचेक पहर, बीचेक पहर और अवगा पहर। ये 3 भागों में बांटा गया है खोरठा साहित्य को। घोड़ा पहर इसको कहते हैं आदिकाल। ठीक है, आदिकाल एकदम घबराइए नहीं, बहुत आसान है। ये मध्यकाल। ठीक है, अगर खोरठा भाषा में मध्य ऐसे लिखा, मध्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, वो भी मैं शब्द संरचना भी सिखाऊंगा बाद में। मध्यकाल, ठीक है, और आधुनिक काल। ठीक, ये तीनों भागों में बांटा गया है। कब है इसका काल भाई? 1750 से 1900। ठीक है, कितना सिंपल सा है। 1750, देखिए कितना दिन ये जिंदा रहा होगा। 1670 में ये राजा बनता है, राजधानी बनाता है, 1750 में किताब लिखता है। तो 1750 से 1900, उसके बाद 1900 से 1950। ठीक है, और 1950 से अब तक ये है इसका काल निर्धारण। कितना सिंपल है, याद रखना। 1750 से 1900 में गोटा है, कहीं पे तोड़ मोड़ नहीं। 1900 तोड़ना है, 1901 2 रहता तो याद करने में दिक्कत होगा। 1900 से 1950, 50 में एकदम कंप्लीट लेटर है। 1950 से अब तक सिंपल है। इसके बाद अभी एक काल अभी जुड़ रहा है, उत्कर्ष काल। ठीक है, उत्कर्ष काल।
खोटा साहित्य का उत्कर्ष काल। अगर पूछे कब, तो 2000 से अब 2000 ये आधुनिक काल में ही एक उत्कर्ष काल माना जाता है 2000 के बाद। क्यों 2000 के बाद उत्कर्ष काल माना जाता है? इससे पहले क्या आप खोटा में एग्जाम दे सकते थे? नहीं। इसके बाद खोटा का उद्भव हुआ, जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा परिषद बना रांची यूनिवर्सिटी में। इससे खोटा साहित्य बहुत बड़े पैमाने पर लिखे जाने लगा। राजनयिक साहित्य द्वितीय राज्य भाषा में काउंट हो गया, तो राजनयिक संरक्षण भी मिल गया। प्लस आप देख रहे हैं आजकल जगन्नाथ महतो ने शपथ ग्रहण ही खोटा में लिया। तो इस तरह अब उत्कर्ष काल, इसमें बड़े बड़े अभी लुआठी क्या क्या है, 4-5 पेपर निकलने लगे हैं, पत्रिकाएं आने लगी है। इसलिए ये सब कब संभव हुआ? झारखंड अलग होने के बाद। इसीलिए 2000 के बाद के काल को खोटा साहित्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। ये आधुनिक काल के भीतर ही आता है, अभी बंटवारा नहीं हुआ है, विद्वान बाद में जाके बांट के अलग बात है। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया इसका काल निर्धारण। बाकी बहुत सारे राइटर अपने अपने हिसाब से काल निर्धारण किया है, उसको भी मैं बता देता हूं। ये है प्रमाणिक और लोगों से, मतलब लोग इसे मानते हैं, मतलब सब लोग इसे मानते हैं। बाकी अलग अलग राइटर अलग अलग काल निर्धारण किया है, तो जिसने भी किया है उनमें से कुछ आदमी का नाम मैं बता देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा अन्य कवियों में, अन्य विद्वानों में बी.एन. ओहदार साहब का। ठीक है, बी.एन. ओहदार, इसने काल निर्धारण कैसे किया है खोटा साहित्य का, ये भी याद रखिएगा। वही वाला एग्जाम में वही आएगा। अगर एग्जाम में ये आए बी.एन. ओहदार के अनुसार काल निर्धारण बताए, तब लिखिएगा ये। ठीक है, बी.एन. ओहदार साहब क्या कहते हैं, इसने बड़ा अच्छा से बांटा है। ठीक है, गोड़ा पहर, गोड़ा को, बिचेट पहर और अवगा पहर को कैसे बांटा है इसने, ये देखिए। ये कहते हैं कि 1700 से 1800 ईस्वी तक, 1700 से 18 ईस्वी तक घोड़ा पहर है। 1800 से 1847 सॉरी 1947 क्या बिचेट पहर है। 1947 से अब तक क्या है, इसको कहते हैं अवगा पहर। ये बी.एन. ओहदार साहब के साथ। उसके बाद अवगा पहर मतलब आधुनिक काल, बिचेट पहर मतलब मध्यकाल, घोड़ा पहर मतलब आदिकाल। उसमें अवगा पहर को फिर बांट देता है बी.एन. ओहदार साहब 3 भागों में, कि अवगा पहर जो है इसको 3 भागों में हम लोग पढ़ सकते हैं। एक नवयुग, ठीक है, दूसरा नवयुग के बाद पुनर्जागरण युग, उसके बाद विकास युग। ठीक है, विकास युग 3 भाग में। यही विकास युग को ही हम लोग उत्कर्ष काल, इसके अनुसार ही उत्कर्ष काल मानते हैं विकास युग को। तो विकास युग 2000 के झारखंड अलग होने के बाद 2000 से आगे। ठीक है, और नवयुग को ये कब से कब मानता है भाई? नवयुग को ये मानता है 1947 से लेकर 1947 से शुरू हुआ है ना। ये 1947 से 1975 को नवयुग मानता है। 1975 से 2000 को मानता है पुनर्जागरण युग, और 2000 से आगे को विकास युग। क्योंकि नवयुग देखिए, पुनर्जागरण युग जो है इस समय बहुत बड़े बड़े लेखक पैदा हुए, पानुरी साहब, बहुत सारे हैं, दसवंधी राज, इस युग में बहुत सारे अभी सब पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे। और विकास युग में तो एकदम पूरी अच्छी से ही हो रही कि आप जैसे स्टूडेंट को भी खोटा पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मतलब आप मजबूर किया नहीं जा रहा, मजबूर हो। इसीलिए ये समझ लीजिए आप जैसे स्टूडेंट पढ़ रहे हो, मतलब विकास ही तो हो रहा है। तो ये बी.एन. ओहदार साहब का काल डिवीजन आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद एक बंसीलाल साहब का आपको याद रखना पड़ेगा। बी.एन. ओहदार और जो पहले बताए वो दोनों हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि पूछेगा पुनर्जागरण युग किसे कहते हैं, विकास युग किसे कहते हैं और नवयुग किसे कहते हैं। ठीक है, सिंपल है। मुझे तो 2 ही बताने का मन था, लेकिन चलिए बंसीलाल वाला भी आप पढ़ ही लीजिए। ये दोनों ही याद रखिए, अगर बंसीलाल का याद कर सकते हो तो कर लीजिए, जो काल डिवीजन। बाकी और भी बहुत सारे विद्वान लोग अपने हिसाब से बांटा है। अब सब में जाएंगे तो गुड़ गोबर हो जाएगा, भेड़ बकरी हो जाएगा, जो पूछा जाएगा वही सब हम लोग
पढ़ते हैं। बंसीलाल साहब क्या करते हैं, ये 4 भागों में बांट देता है काल निर्धारण को बंसीलाल जी। ठीक है, ये बंसीलाल अभी सुनने में आपको नया आ रहा है, ओदार साहब सुनने में नया है, अभी पढ़ते पढ़ते ये सब आपका दोस्त बन जाएगा साहब। तो बंसीलाल साहब क्या करते हैं, 4 भागों में बांट देता है। ठीक है, 4 भागों में बांट देता है। आदिकाल, प्रारंभिक काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये बंसीलाल साहब ने एक कदम आगे जाके बांट दिया। ठीक है, आदिकाल में बताते हैं ये प्रारंभ से 1857 तक। ठीक है, जहां से शुरू हुआ है प्रारंभ, जहां से पहला काव्य मिला है या अब मिल जाएगा, हो सकता है दलेर सिंह से पहले वाला काव्य मिल जाए। प्रारंभ से 1857 तक, 1857 से 1947 तक बांटता है, 1945 तक बांटता है। ठीक है, 1945 से 1980 बांटा है और 1980 से अब तक को आधुनिक काल बांटा है। ठीक है, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, पूछा जा सकता है बंसीलाल के अनुसार प्रारंभिक काल क्या है खोट्टा भाषा का। बाकी और भी बहुत मेरे पास है, जो मतलब बहुत सारे काल डिवीजन है, बहुत अलग अलग राइटर्स का, सब पढ़ के परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, ये काल निर्धारण हो गया। पहला वाला काल निर्धारण जो हमने बताया, जो सर्वसम्मति से एक्सेप्ट किया गया, वो वाला तो जरूर याद रखें। अब हमें याद रखना है कौन सा कवि किस काल में आता है भाई, तो सिंपल सा है, वो भी हम लोग देख लेंगे। पहले आदिकाल पढ़ लेते हैं। हाँ, गोड़ा काल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो पहला किताब आपको पता ही है, किसने लिखा है, दलेर सिंह ने। ठीक है, किताब का नाम है शिव सागर। शिव सागर, ये किताब क्या है, प्रबंध महाकाव्य है। प्रबंध महाकाव्य, ये काव्य नहीं, काव्य बहुत बड़ा है, प्रबंध महाकाव्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या है ये, प्रबंध महाकाव्य। क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाए सबसे पहला खोट्टा महाकाव्य, तो यही है भाई शिव सागर। शिव सागर जो है 700 पेज का है। देख 700 पेज इतना आसान है लिखना, प्लस दोहे कितने हैं, 12,000 दोहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रख लीजिए। पहला महाकाव्य और पहला बुक यही है, शिव सागर। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए। दलेर सिंह यही नहीं रुकते हैं, एक दो और किताब लिख देते हैं आप लोग को परेशान करने के लिए। गोविंद लीलामृत, गोविंद लीला अमृत। ठीक है, और क्या लिखते हैं भाई, ये गोविंद लीलामृत लिखते हैं। रामर पारनाथ लिख देता है, रामेर पारनाथ। ठीक है, मैं अभी हिंदी में लिख रहा हूं, ये नो नहीं होता है इसमें, रामर पारनाथ। उसके बाद राज रहस्य, ये 4 किताब लिखता है दलेर सिंह के द्वारा। ठीक है, 4 किताब सारे बड़े बड़े किताब है, ऐसा नहीं कि सब छोटा छोटा किताब है, सारे बड़े बड़े किताब है ये सब। ये दलेर सिंह द्वारा लिखा हुआ किताब। अब क्या होता है देखिए, यहाँ पे दलेर सिंह के समय में ही इसका जो राजकवि रहता है, दलेर सिंह का राजकवि कौन, पद्मदास, राजकवि पद्मदास। तो पद्मदास भी किताब लिखता है। ठीक है, पद्मदास के बारे में 2 चीज याद रखिए, इसने एक किताब लिखता है काव्य मंजरी। ठीक है, काव्य मंजरी। ठीक है, तो ये काव्य मंजरी के बारे में आपको ये याद रखना होगा, पहला रीति ग्रंथ है ये, खोट्टा भाषा का पहला रीति ग्रंथ। रीति ग्रंथ से आप क्या समझते हो, जिसमें लड़का लड़की का लव दिखाया जाए। ठीक है, वो काव्य मंजरी है पद्मदास। और पद्मदास क्या करता है भाई, पद्मदास एक हितोपदेश बोल के किताब आपने सुना होगा ना, हितोपदेश 100% सुना होगा अगर आप स्टूडेंट हैं। नारायण पंडित लिखता है संस्कृत में। ठीक है, हितोपदेश बहुत पहले लिखा गया है, नारायण पंडित। ये क्या क्या उपदेश दिया गया है कि राजा का क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए, बहुत फेमस किताब है। तो इसी हितोपदेश का खोट्टा में अनुवाद कराया है, पद्मदास ने किया था, दलेर सिंह ने बोला था करवाओ,
दलेर सिंह का बेटा रुद्र सिंह को ज्ञान देने के लिए, ठीक है, रुद्र सिंह को ज्ञान देने के लिए। क्लियर? तो रुद्र सिंह भी विद्वान बन जाता है भाई, पद्मदास से पढ़ के हितोपदेश पढ़ रहा है, मतलब ये भी विद्वान हो जाता है। और मजबूरन आपको इसके भी किताब याद रखना पड़ेगा। ज्ञान सुधाकर, ज्ञान सुधाकर खोरठा में कौन लिखता है भाई? रुद्र सिंह। ये सारे के सारे काव्य है, कोई कहानी नहीं है, कोई उपन्यास नहीं है, ये सब सारे के सारे क्या है भाई? काव्य। याद रखिएगा, आदिकाल में सिर्फ काव्य की ही रचना हुई। क्लियर? रुद्र सिंह। और उसके बाद आदिकाल में एक और पादरी का जिक्र मिलता है, बेस हॉलमार्क, ठीक है, बेस हॉलमार्क। ये क्या करता है? पादरी साहब क्या करते हैं? ये बाइबिल का अनुवाद करता है खोरठा में, बाइबिल का अनुवाद करता है खोरठा में। बस यही है। तो आदिकाल के कवि आपको कितना? बस 4 ही याद रखना है भाई, दलेर सिंह, पद्मदास और रुद्र सिंह। इन लोग एक ही जगह के चट्टे बट्टे हैं सब। और बेसालमान, 4 याद हो गया। तो आप इसके अलावा कोई जिक्र नहीं है आदिकाल में कवियों में, इजीली याद हो जाएगा। आदिकाल, आदिकाल खत्म आपका, इतना दूर पढ़ लीजिए। खोरठा साहित्य का आदिकाल खत्म हो गया। अब हम लोग मध्यकाल पढ़ते हैं, ठीक है, मध्यकाल, मध्यकाल, ठीक है, मध्यकाल। मध्यकाल में क्या है? आपको मध्यकाल अच्छा खासा पढ़ना है, और उसके बाद जो आधुनिक काल है उसमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। वो आपका आदिकाल खत्म हो गया, आदिकाल में और आपको कुछ नहीं पढ़ना है। मध्यकाल जो 1900 से 1950 है, ठीक है, 1900 से 1950। इस काल का सबसे बड़ा जो लेखक कवि जो भी पैदा हुए हैं उसका नाम है भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल, ठीक है। व्याकुल इसका उपनाम है, ठीक है। उपनाम एक गिरिडीह का रहने वाला था, ठीक है, गिरिडीह जिला का रहने वाला था। और ये अपना जो पहला किताब लिखना शुरू किया था अपना उपनाम गिरिडीहवी नाम के उपनाम से, गिरिडीहवी नाम से किताब लिखना शुरू किया था। पहला उर्दू काव्य लिखा था, उर्दू इसने, तो गिरिडीहवी के नाम से लिखा था। पहले उसका नाम व्याकुल नहीं था, भुवनेश्वर शर्मा गिरिडीहवी नाम था उसका, ठीक है। तो इसने ये सिर्फ एक भाषा का नहीं, ये 4 भाषा का विद्वान था, और 4 भाषा में इसका जिक्र मिलता है। एक उर्दू, खोरठा, संथाली और हिंदी। इन 4 भाषाओं में ये काव्य लिखा। पहला ये उर्दू काव्य लिखता है। इसका नाम व्याकुल कैसे पड़ा उसका कहानी सुनिए। कलाम में व्याकुल नाम के, कलाम में व्याकुल नाम का एक उर्दू बुक लिखता है, उर्दू काव्य लिखता है ना, शायरी वाला काव्य, ठीक है, शायरी भी काव्य में ही आता है। तो इसको अंग्रेज बंद कर देता है, ठीक है, अंग्रेज बंद कर देता है, जेल में डाल देता है, तो फेमस हो जाता है। इसीलिए वहीं से इस व्याकुल उसका उपनाम हो जाता है। उसके बाद वो छोड़ के भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल गिरिडीह को छोड़ना पड़ता है उसे, हजारीबाग का विष्णुगढ़ में जाके रहता है। उसके बाद वो खोरठा साहित्य लिखना शुरू करता है। बाद में इसका जो भी चीज है बाद में हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग यही है मध्यकाल का, यही क्वेश्चन आएगा, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल किस काल के कवि है? मध्यकाल के, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे। ये खुद एक बड़ा चैप्टर है, आगे याद रख लीजिए। और इसके 6-7 कवियों का, ठीक है, 6-7 कवियों में आपको याद है हाड़ीराम एक, विनंद सिंह गोरंगिया, विनंद सिंह विनंदिया, ठीक है, विनंदिया इसका उपनाम है, विनंदिया। ये विनंद सिंह विनंदिया आपको कुरमाली में भी मिल जाएगा, इसलिए कंफ्यूज ना होइएगा, खोरठा कुरमाली दोनों में इसका नाम आएगा। भवप्रीतानंद,
ये किस में आएगा भाई, ये नागपुरी भी लिखा है ये, ठीक है, इसलिए हलवाई नहीं नागपुरी भी लिखा है ये। उसके बाद श्याम सुंदर महता, श्याम सुंदर महता हरिराम हो गया, श्याम सुंदर महता हो गया। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, रुतवा गोराइट, रुतवा गोराइट, रुतवा गोराइट। जीतूलाल शर्मा एक है, एक जीतू लाल शर्मा, एक और नाम मैं भूल गया, ठीक है, एक नाम मैं भूल गया, नीचे मैं जरूर दे दूंगा उस नाम को, याद भी नहीं आ रहा है। कोई नहीं, मैं नीचे दे दूंगा। अगर आप 1 2 3 4 5 6 और 7 इन 7 कवियों को, लेखकों को आप याद कर लीजिए मध्यकाल से। और एक मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है, एक मैं और बताऊंगा। 8 याद कर लीजिए कि ये मध्यकाल में है, तो आपका मध्यकाल खत्म, इधर 8 उधर 4। बाकी अब कम से कम आपको 60 से 70 विद्वानों को पढ़ना पड़ेगा, 60 से 70। तो ये 8 और 4 12 को छांट लीजिए कि आदिकाल में 4, मध्यकाल में 8 और बाकी जितना बच गया सब आपका पहुंच जाएगा किसमें, आधुनिक काल में, ठीक है। तो ये सब चीज लोगों के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के बारे में हमें ज्यादा पढ़ना है, बाकी ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे, बस ये नाम आज ही आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट काल, मध्यकाल का विशेषता क्या है पूछेगा, मध्यकाल का विशेषता क्या है, तो ये गेयता काल है, गेयता काल, ठीक है। पूछेगा मध्यकाल कौन सा ये था, गेयता काल था, मतलब गेयता काल मतलब गीत का काल, गीतात्मकता था इसमें, गीतात्मकता मतलब ये जितनी भी राइटर किताब लिखी है सब ने गीत लिखा है, ठीक है, पद्य लिखा है, गद्य की रचना अभी तक शुरुआत नहीं हुई है खोटा साहित्य में, ठीक है। अगर हुई भी है इसमें लिखा भी गया तो छोटा छोटा 1-2 करके, लेकिन मेन गोयता काल है, गेयता काल है, गीत का काल है मध्यकाल। और वो भी था उसमें तो मतलब वही दोहा यही सब, कविता दोहा यही सब लिखा गया है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत पद्य का शुरुआत हुआ था, मगर मेनली गेयता काल था, इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आधुनिक काल आता है 1950 के बाद, बड़े बड़े राइटर निकलेंगे, श्रीनिवास पानुरी साहब, विश्वनाथ नागर, A.K. झा, विश्वनाथ दशोंधी राज, बहुत सारे 50। तो आधुनिक काल तो हम लोग पूरा पढ़ना ही है, यहाँ पे हम लोग ज्यादा टाइम नहीं देते, ठीक है। इतना पूरा आप लोग अभी क्लियर कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊंगा।